Very good. Hello. Good morning Good to all. morning, sir. Good morning, sir. Good morning, sir. Hey, good morning. Good morning. Okay, what we have done in the last lecture, we have seen the basic concept of refrigeration and how to calculate the coefficient of performance of any refrigerating devices. And we know that the refrigerating devices are work producing devices, right? Work producing devices. What AC and consuming? fridges are work producing devices. Work producing or consuming? Consuming. Consuming, because it takes Giving electricity will give you Work a bill, consuming device. electricity bill. Okay, so it means you are going to do work on the system, and that system will become work consuming device. Okay. Okay, what are the example of work producing devices? Work producing devices. See, there are two types of energy we are going to study in the thermodynamics also. That there are two energies. One is heat energy. Second one is work energy. Work energy is means mechanical energy. Mechanical energy includes kinetic and potential. Okay, if the position is not going to be changed, the potential energy will not be changed. But if the displacement will change, then velocity will be there. If there is a velocity, then we have kinetic energy. Kinetic energy imparts in the mechanical energy, and that mechanical energy is also known as the work energy. Okay, so there are two energies: heat energy and work energy. Heat energy is not a high graded energy. Heat energy is terms as a low graded energy. लो ग्रेडेड मतलब हमें नहीं चाहिए, ठीक है। और हाई ग्रेडेड एनर्जी मतलब हम अगर हम वो हमें मिल जाता है तो हम उससे कुछ भी कर सकते हैं। जैसे अगर हमारे पास थर्मल एनर्जी है तो थर्मल एनर्जी से हम टरबाइन रोटेट करा सकते हैं, रोटेट कराएंगे, वो मैकेनिकल एनर्जी है। अब उस मैकेनिकल एनर्जी को आप फिर से थर्मल एनर्जी को कन्वर्ट करने के लिए यूज़ कर सकते हो, लेकिन प्राइमरी फंक्शन क्या है हमारा? टू प्रोवाइड टू जनरेट मैकेनिकल एनर्जी फर्स्ट। ओके, तो हम लोगों ने देख लिया था लास्ट क्लास में कि ऑल दीज डिवाइसेस आर वर्क कंज्यूमिंग डिवाइसेस बिकॉज दे आर गोइंग टू वर्क अगेंस्ट द नेचर। हम उसको अगेंस्ट द नेचर कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि हीट को फ्लो कराना है कहाँ से? हाई टू लो टेम्परेचर, राइट? Heat is going to flow from high to low temperature. It is against nature or it is supporting the nature? Supporting the nature. High to low. यस सर, हाई टू लो तो होता है ये ना, लो टू हाई जो होता है हम अगेंस्ट कहते हैं। अगेंस्ट द नेचर होता है, ठीक है। जब भी अगेंस्ट द नेचर होगा तो वो वर्क कंज्यूमिंग डिवाइस होगा, राइट? आपको पता है कितना कार्बन एमिशन होता है इस तरह के वर्क को? जब अभी लास्ट क्लास में एक स्टूडेंट बोल रहा था सीएफसी फ्लो होता है। सीएफसी फ्लो नहीं होता है, ध्यान रहे, सीएफसी फ्लो नहीं होता है। फ्रिज में से सीएफसी थोड़ी निकल जाएगा तुरंत, इसका मतलब लीकेज है, लीकेज नहीं होता है। अब लेकिन ये ट्रू है कि जितना ज़्यादा रेफ्रिजरेटर हम यूज़ करेंगे, सीएफसी का लेवल बढ़ता जाएगा और वो जाके ओजोन लेयर को डिप्लीट कर सकता है, ठीक है। अब आप सोचेंगे कि कहाँ से सीएफसी आ रहा है, फिर जब लीकेज हो ही नहीं रहा तो सीएफसी कहाँ से आ गया? अभी हम देखेंगे क्या क्या होता है, ठीक है। अब सीएफसी में क्या चीज़ होना चाहिए?
ये जितने भी रेफ्रिजरेंट हैं, मैंने जो बताया, जो पाइप के अंदर जो गैसेस जाती हैं, रेफ्रिजरेटर हो चाहे एयर कंडीशनिंग हो, जितनी भी गैसेस जाती हैं, वो गैसेस हम लोग गैस बोलते हैं लेमैन के भाषा में, लेबर की भाषा में, लेकिन वो गैस नहीं होता है, उसका फेस चेंज होता रहता है, वो लिक्विड होता है, कभी कभी गैस होता है, कभी दोनों का मिक्सचर होता है। तो ध्यान रहे, गैस नहीं बोलते हैं उसको। एलपीजी सिलेंडर के अंदर भी गैस नहीं है, एलपीजी सिलेंडर के अंदर गैस नहीं है, जो बाहर निकलता है तब गैस बनता है। एलपीजी लिक्विफाइड लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है, लिक्विफाइड लिक्विड में कन्वर्ट किया गया है, तो अंदर है तो लिक्विड है, जैसे ही बाहर उसको प्रेशर कम हो जाता है तो वो गैस में कन्वर्ट हो जाता है, राइट। राइट और रॉन्ग। Okay, let's start with the next lecture. Lecture number 16 is 16, yes. Okay, so we will see the application of the refrigerant. It is very important, refrigerant. आप लोगों ने देखा होगा अगर फ्रिज है या एसी है, उस पर लिखा था R12, R22, ये सब लिखा रहता है। उसका मतलब क्या है वो हम देखेंगे आज। उसकी प्रॉपर्टी भी देखेंगे, रेफ्रिजरेंट की प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए ये देखनी है हमको। जो प्रॉपर्टी है वो नहीं देखनी है, प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए। अगर वो प्रॉपर्टी डिग्रेड हो रही है, कम हो रही है, ख़त्म हो रही है, तो आपका जो डिवाइसेस हैं वो कम परफॉर्म करेंगे, ठीक है। तो एप्लीकेशन क्या है, इन कूलिंग द ड्रिंकिंग वाटर एंड बेवरेजेस, इन स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एडिबल्स थिंग्स, खाने वाली चीज़ों को ट्रांसपोर्ट करने के लिए। अगर आपको नॉर्थ टू साउथ जाना है और खाने वाली चीज़ें हैं तो 1 या 2 दिन अगर लगेगा, तो उतने टाइम में क्या हो जाएगा, पेरिशेबल आइटम्स हैं वो ख़राब हो जाएंगे। उनको अच्छे से स्टोरेज के लिए, उनकी जो लाइफ स्पैन है उसको कम ज़्यादा करने के लिए हमको उसको करना पड़ेगा, कोल्ड स्टोरेज के साथ ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा। इन द मेडिकल फील्ड्स, आपको पता है कुछ अभी अभी जो वैक्सीन कुछ आ रही हैं, जो अभी इंडिया की नहीं, जो बाहर की जो वैक्सीन है, आई थिंक ब्रिटेन का, जिसको स्टोर करने के लिए आपको माइनस टेम्परेचर डिग्री सेंटीग्रेड पे जाना पड़ेगा उसको स्टोर करने के लिए। तो मेडिकल्स फील्ड में भी रेफ्रिजरेशन का यूज़ है। और एयर कंडीशन आपको पता है, हॉस्पिटल, हॉल्स, कार्स, ट्रेन, प्लेन, सब जगह एयर कंडीशनिंग की ज़रूरत है। इन द इंडस्ट्रियल एरिया लाइक पेट्रोलियम रिफाइनरीज, इन द मैन्यू। अब पेट्रोलियम रिफाइनरीज में कई जगह टेम्परेचर को डिक्रीज करना पड़ता है रिफाइनरिंग करने के लिए। उस टेम्परेचर को डिक्रीज करने की वजह से, सपोज पेट्रोलियम है, उसमें कुछ हार्ड पार्टिकल्स हैं जिनको रिफाइन करना है, तो हार्ड पार्टिकल्स वो फिल्टर नहीं हो पा रहे, तो क्या किया था, टेम्परेचर डिक्रीज किया जाता है, जिसकी वजह से डेंसिटी ज़्यादा हो जाती है। तो जैसे डेंसिटी ज़्यादा होती है वो सेपरेट हो जाता है लिक्विड से, ठीक है। तो ये कुछ जगहों पे वहाँ पेट्रोलियम रिफाइनरीज में भी एयर कंडीशनिंग या रेफ्रिजरेशन का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट इज इन द प्रोडक्शन ऑफ आइस, ये आप लोग जानते हो। इन रिसर्च लेबोरेटरीज में भी, सपोज मुझे लिक्विड नाइट्रोजन यूज़ करना है, लिक्विड नाइट्रोजन किसी भी मटेरियल को हीट करके ठंडा किया जाता है, तो लिक्विड नाइट्रोजन की जरूरत पड़ती है। तो लिक्विड नाइट्रोजन कैसे, लिक्विड नाइट्रोजन का मतलब है माइनस डिग्री सेंटीग्रेड पे जाना, -150 डिग्री सेंटीग्रेड पे जाना है हमको। -150 डिग्री सेंटीग्रेड पे नाइट्रोजन लिक्विड में कन्वर्ट होता है, तो उतना टेम्परेचर हमको नेगेटिव में लेके जाना। तो सोचो वो रेफ्रिजरेशन सिस्टम कैसा होगा। अभी जो हमारे डोमेस्टिक फ्रिजेज हैं उसके टेम्परेचर -5 डिग्री सेंटीग्रेड तक ही जा सकते हैं। तो जो -150 डिग्री सेंटीग्रेड तक आपको रिड्यूस करना है टेम्परेचर जीरो से, तो सोचिए कितना ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट इज इन द प्रोडक्शन ऑफ रॉकेट फ्यूल्स बहुत सारे क्रायोजेनिक फ्यूल्स आती हैं जो सिर्फ स्पेस में काम करती हैं। क्रायोजेनिक, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्रायोजेनिक, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ क्रायोजेनिक। क्रायोजेनिक का मतलब है क्रायोजेंस फ्यूल होते हैं जो सिर्फ स्पेस में काम करते हैं। ऐसे आप पेट्रोल या डीजल लेके नहीं जा सकते हो, वहाँ पे क्रायोजेनिक होती है। क्रायोजेनिक क्यों की जाती है, क्योंकि हमको पता है कि गैस को लेके जाना है। सपोज मुझे जो एयरप्लेन है उसमें जो फ्यूल जाती है वो लिक्विड के फॉर्म में नहीं हो सकती। लिक्विड के फॉर्म में होगी तो उसका वेट बहुत ज़्यादा होगा, तो गैसियस के फॉर्म में लेके जाया जाता है। तो गैसियस फॉर्म में लेके जाएंगे तो स्पेस भी बहुत ज़्यादा लेगा। तो स्पेस में जाने के लिए हम उसी गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं एट अ टेम्परेचर ऑलमोस्ट 150 डिग्री सेंटीग्रेड।
तो इनको बोलते हैं क्रायोजेनिक फ्यूल्स। तो वहाँ पे भी यूज़ किया जाता है रॉकेट फ्यूल्स, जो रॉकेट या स्पेसशिप है उसमें जो फ्यूल्स यूज़ किए जाते हैं वो क्रायोजेनिक्स होती हैं। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट द एप्लीकेशन ऑफ रेफ्रिजरेशन। नेक्स्ट पॉइंट इज रेफ्रिजरेंट। जो आपने अगर कभी फ्रिज का रिपेयरिंग करवाया होगा तो जो भी आता है वो उसके पास ही बॉटल्स होती हैं जिसमें लिखा रहता है फ्रेयॉन 134A, ये सब लिखा होता है। ये इसमें इसमें भी हाई प्रेशर के साथ इसको फिल किया जाता है रेफ्रिजरेंट को। अगर ये बाहर निकालेंगे आप तो गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अंदर हाई प्रेशर इंक्रीज करके, प्रेशर इंक्रीज करोगे वॉल्यूम डिक्रीज होगा। वॉल्यूम डिक्रीज मतलब डेंसिटी इंक्रीज होगा। डेंसिटी इंक्रीज होने का मतलब क्या है? लिक्विड गैस से लिक्विड में कन्वर्ट होना। ठीक है, गैस से लिक्विड में कन्वर्ट होना। तो ये इसमें बॉटल्स में, छोटे बॉटल्स में आ जाएंगे। गैस गैस लोगे तो बहुत बड़े बड़े सिलेंडर आपको लेने पड़ेंगे। तो क्या करते हैं, इसको लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं। आपको पता है ऑक्सीजन सिलेंडर, ऑक्सीजन सिलेंडर उसमें भी लिक्विफाइड है। वो गैस होता है ना, तो एक एक सिलेंडर है अगर 100 लीटर का, तो अगर वो गैस में कन्वर्ट होगा तो बहुत ज़्यादा लीटर का वॉल्यूम बन जाएगा। उसको हैंडलिंग करना मुश्किल है, इसलिए उसको सिलेंडर में डालते हैं हाई प्रेशर अप्लाई करके। हाई प्रेशर अप्लाई करो, वॉल्यूम कम हो जाएगा। कम वॉल्यूम होगा तो उसको स्टोरेज आसान है। ठीक है, तो रेफ्रिजरेंट होता क्या है? इट इज अ सब्सटेंस यूज responsible for responsible for transfer from low temperature refrigeration to high temperature refrigeration। the sentence मतलब रेफ्रिजरेंट इज द सब्सटेंस which are the transport the heat energy from low temperature TL to high temperature। यही वो सब्सटेंस हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल है टू ट्रांसफर द हीट फ्रॉम लो टेम्परेचर टू हाई टेम्परेचर। लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर नेचुरली नहीं हो सकता है। कैसे होगा? व्हेन वी अप्लाई ऑन एक्सटर्नल work, and these external work is provided by, if you take example of domestic refrigerator, and how these external work will be provided in the refrigerator, how, which device? कंप्रेसर, थ्रू कंप्रेसर। और मैंने बताया था कि कंप्रेसर का ही कॉस्ट होता है 60% ऑफ द फ्रिज। अगर फ्रिज खराब होता है, सॉरी, इफ कंप्रेसर खराब होता है, इसका मतलब आपको फ्रिज ही रिप्लेस करना ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, फ्रिज को ही रिप्लेस करना अच्छा रहेगा। 60% कॉस्ट इज ऑफ कंप्रेसर। एंड नेक्स्ट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ एन आइडियल रेफ्रिजरेंट। ध्यान रहे, आइडियल ऐसा होना चाहिए, होता नहीं है। ठीक है, पहला है रेफ्रिजरेंट शुड बी नॉन फ्लेमेबल एंड नॉन एक्सप्लोसिव। ये आपको सबको पता है, केमिकल प्रॉपर्टीज है। द रेफ्रिजरेंट शुड नॉट बी टॉक्सिक, जहरीला नहीं होना चाहिए। अभी लीक हो गया तो सारे जो एडिबल्स थिंग आपने फ्रिज में रखा है सारे जहरीले हो जाएंगे। ठीक है, लीक, देखिए लीकेज नहीं है तब भी हम बात कर रहे हैं टॉक्सिक का। लीकेज नहीं हो रहा है तब भी हम टॉक्सिसिटी की बात कर रहे हैं। मतलब एक्सीडेंटली हो सकता है कि लीकेज हो जाए और जो हम घर में हर जगह टॉक्सिसिटी फैल जाएगी, तो उससे हम ये हार्मफुल होगा। द नेक्स्ट पॉइंट इज द रेफ्रिजरेंट शुड बी नॉन कोरोसिव। कोरोसिव मतलब, कोरोसिव का मतलब क्या है? रस्टिंग। अगर रस्टिंग होगा तो जो पाइप है, मैंने आपको दिखाया था लास्ट क्लास में, बहुत सारी पाइप होती है फ्रिज में, क्यों? बहुत सारी पाइप है, सारी मेटालिक है। सारी मेटालिक है तो इसमें कोरोजन के चांसेस हैं। कोरोजन का चांसेस है। आपने जो आयरन का कोरोजन देखा होगा, आयरन के कोरोजन में क्या क्या चीज़ चाहिए? उसमें कोरोजन होने के लिए क्या चाहिए आपको? आयरन में कोरोजन होना है तो क्या चाहिए? कौन सा केमिकल रिएक्शन होता है उसमें? मॉइस्चर और एयर की। मॉइस्चर एंड एयर प्लस आयरन will produce the ferrous oxide। फेरस ऑक्साइड वही है रस्ट। ठीक है, वैसे ही हमारे पास जो पाइप हैं वो कॉपर की पाइप होती है। कॉपर की पाइप में कंडक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है।
इसलिए कॉपर की पाइप्स यूज किए जाते हैं। तो उसमें कोरोजन ना हो इस लिक्विड की वजह से, क्योंकि उसका इन्वायरमेंट ये लिक्विड ही है, लिक्विड और गैस, ये जो रेफ्रिजरेंट है उसका इन्वायरमेंट यही है। ये पाइप है, उसके अंदर क्या फ्लो हो रहा है? रेफ्रिजरेंट, उसके अंदर रेफ्रिजरेंट फ्लो हो रहा है, ठीक है, उसके अंदर रेफ्रिजरेंट फ्लो हो रहा है। उसका, इस पाइप का जो इनर पार्ट है उसका इन्वायरमेंट कौन है? रेफ्रिजरेंट है। ओके, इट शुड हैव अ केमिकल स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी का मतलब है रिएक्शन ना करे, स्टेबल है तो रिएक्शन नहीं करेगा, अनस्टेबल है तो रिएक्शन करेगा। ओके, द फिजिकल प्रॉपर्टीज आर द स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ, देखिए स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या है, स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज हमने देखा था। स्पेसिफिक प्रॉपर्टी क्या होती है? वॉल्यूम पर मास। व्हाट इज वॉल्यूम पर मास? डेंसिटी, वी नो दैट मास अपॉन वॉल्यूम, so it is 1 upon density. Volume upon mass is the specific volume. It is reciprocal of density, 1 upon density. So this, the specific volume of vapor refrigerant should be low, कम होना चाहिए। ये कम होना चाहिए मतलब ये कम होना चाहिए मतलब डेंसिटी ज़्यादा होनी चाहिए, राइट? डेंसिटी ज़्यादा होनी चाहिए। जब वेपर में कन्वर्ट होगा रेफ्रिजरेंट, अभी हम देखेंगे कि रेफ्रिजरेंट वेपर में कब कन्वर्ट हो रहा है। वेपर में मैं बताया ना कि 3 फॉर्म होती है इसकी। वेपर, वेपर मतलब गैस, ठीक है, लिक्विड, लिक्विड के फॉर्म में, वेपर के फॉर्म में और दोनों के फॉर्म में। तब उस समय उसका डेंसिटी ज़्यादा होना चाहिए। डेंसिटी ज़्यादा होगा तो क्या होगा? वॉल्यूम कम हो जाएगा। वॉल्यूम कम होगा, वॉल्यूम कम होगा तो पाइप प्रेशर, पाइप के अंदर जो प्रेशर होगा वो क्या होगा? कम होगा। प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है तो पाइप के फटने की चांसेस होती हैं, राइट? तो फर्स्ट पॉइंट इज क्लियर, वॉल्यूम कम, प्रेशर कम नहीं जा रहा। नो। प्रेशर ज़्यादा। ज़्यादा सर। नहीं नहीं, देखिए प्रेशर ज़्यादा नहीं, देखिए देखिए वहाँ पे जो पीवी इक्वल्स टू एनआरटी ना, वो अप्लाई नहीं करना अभी। देखिए ध्यान से, इस पाइप में फ्लो कर रहा है रेफ्रिजरेंट, इतने वॉल्यूम को गेन कर रहा है, इतना, ठीक है। अब ये सपोज ये वॉल्यूम बढ़ता गया और ये फील होता गया ये जगह, तो प्रेशर बढ़ता जाएगा ना पाइप के ऊपर। आई बात समझ में? आप यहाँ पे पीवी इक्वल्स टू एनआरटी नहीं लगाना है, राइट? टेम्परेचर की बात नहीं हो रही ना, यहाँ पे टेम्परेचर की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे वो नहीं लगाना है, यहाँ पे फ्लो हो रहा है कंटिन्यूसली, ठीक है। तो यहाँ पे वॉल्यूम अगर कम होगा तो प्रेशर कम रहेगा, मेंटेन रहेगा। द नेक्स्ट वन इज द स्पेसिफिक हीट ऑफ रेफ्रिजरेंट लिक्विड शुड बी लो। स्पेसिफिक हीट, स्पेसिफिक हीट का मतलब क्या है? स्पेसिफिक हीट ज़्यादा होता है तो क्या होता है, स्पेसिफिक हीट कम होता है तो क्या होता है, बताइए। किसी भी मटेरियल का अगर स्पेसिफिक हीट ज़्यादा है, व्हाट डज इट मीन? व्हाट डज इट मीन? Sometimes it more time to get heated up. हाँ, ज़्यादा है तो इट विल टाइम्स टू गेट हीटेड अप, और इट विल टेक्स टाइम टू रिलीज इट्स हीट ऑल्सो। हीट को लेना भी उसमें मुश्किल है और हीट को देना भी मुश्किल है, ऐसा है क्या? कम है तो ज़्यादा है, ज़्यादा है तो, या कम है तो, बताइए। अभी जिसने आंसर दिया था फिर से बोलो, एक बार आंसर दो फिर से। स्पेसिफिक हीट ज़्यादा है इसका मतलब क्या है? ये एक पर्टिकुलर मास के लिए होता है ना, लाइक स्पेसिफिक हीट। तो हाँ, स्पेसिफिक बोल रहे हैं ना, सीपी और सीवी, ये दोनों हो सकते हैं। हीट, लाइक हीट हीट होने में टाइम लगेगा शायद। ज़्यादा होगा तो हीट होने में ज़्यादा टाइम लगेगा, नहीं। हाँ। देखिए, स्पेसिफिक हीट ज़्यादा है इसका मतलब ये है कि अगर सपोज वाटर की बात कर रहे हैं, मैं वाटर को फ्लो कर रहा है इसके अंदर, तो वाटर के पास जो हीट आएगी वो अपने पास एक्यूमुलेट करने की कैपेसिटी उसके पास ज़्यादा है, हीट कैपेसिटी है ये। हीट को कैपेसिटी, हीट को स्टोर करने की क्षमता ज़्यादा है। अब वो स्टोर करेगा अपना सारा टेम्परेचर अपना खुद का इंक्रीज करेगा, वो हीट कहीं और ट्रांसफर नहीं करेगा जल्दी, ठीक है। हीट कैपेसिटी ज़्यादा है, हीट को इकट्ठा करने की कैपेसिटी ज़्यादा है, राइट। तो उसके पास जितना ज़्यादा इकट्ठा होगा, मैंने ये जो लास्ट क्लास में आपको बताया था, लास्ट क्लास में एप्पल, एप्पल का एग्जांपल लिया था। यहाँ पे एप्पल आपने रख दिया, यहाँ पे इसका हीट लेना है इसको, रेफ्रिजरेंट को,
तो जितना ज़्यादा लेगा उतना अच्छा है ना। अगर स्पेसिफिक हीट कम होती तो कम हीट लेता, और बाकी जो हीट है वो पाइप वाइप या इन्वायरमेंट को छोड़ देता, लेता नहीं वो खुद, तो कम हीट लेके जाता। ठीक है। बताइए बताइए। अभी यहाँ पे एक और पॉइंट लिखा हुआ है, लिक्विड लिक्विड रेफ्रिजरेंट। एक्चुअली मुझे पहले आपको ग्राफ बताना था बट वो मिस हो गया है, इसलिए समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, लिक्विड का कम होना चाहिए, ध्यान रहे लिक्विड कब बनता है, जब उसका टेम्परेचर कम हो जाता है। टेम्परेचर कम कब होता है, जब वो कंडेंसर से बाहर निकलता है। कंडेंसर से जब बाहर निकलता है तो उसकी स्पेसिफिक हीट कम होनी चाहिए। कम होगा तो वो क्या करेगा, उस समय वो अपना हीट पूरा का पूरा निकाल देगा। तो जल्दी से जल्दी बाहर निकाले, जल्दी से जल्दी हीट को बाहर निकाले, उस समय उसकी जो स्पेसिफिक हीट है वो कम होनी चाहिए लिक्विड की, जब वो हीट बाहर निकाल रहा हो। जब वो हीट बाहर निकाल रहा हो तो उसकी स्पेसिफिक हीट कम होनी चाहिए, अपने पास नहीं रखनी है उसको। ठीक है, तो वो अपने पास कंटेंट नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट इज द स्पेसिफिक हीट ऑफ द वेपर शुड बी हाई। वेपर का ज़्यादा होना चाहिए। वेपर का ज़्यादा क्यों होना चाहिए, क्योंकि उसको हीट को पकड़ के लेके जाना है कंप्रेसर के साथ कंडेंसर के पास, तो वो हीट को पूरा पकड़ के रखना है उसको। ठीक है, उस समय वेपर के पास ज़्यादा होना चाहिए। अभी आपको समझ में नहीं आ रहा है, जब हम लोग वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम देखेंगे उसमें पूरा क्लियर होगा ये कि लिक्विड का क्यों कम होना चाहिए, वेपर का क्यों ज़्यादा होना चाहिए। नेक्स्ट इज द थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ द रेफ्रिजरेंट शुड बी हाई। थर्मल कंडक्टिविटी हीट का ट्रांसफर करना, फास्ट करना ट्रांसफर, एक अपने सिस्टम से बाहर निकलना। ये इसका हीट, ये इसके पास हीट है, इसके पास जो हीट आया, जो हीट एनर्जी आई इस सिस्टम के पास, वो तुरंत बाहर निकाल दे दूसरे सराउंडिंग में हीट एनर्जी। तो फास्ट, जितना फास्ट करेगा उसको बोलेंगे थर्मल कंडक्टिविटी ज़्यादा है, उसकी खुद की थर्मल कंडक्टिविटी ज़्यादा है। नेक्स्ट इज द थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द रेफ्रिजरेंट शुड बी लो। बॉइलिंग पॉइंट कम होने का मतलब क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बॉइलिंग पॉइंट का कम होना, मतलब बॉयल जल्दी हो जाएगा, मतलब गैस में कन्वर्ट हो जाएगा जल्दी। तो गैस में कन्वर्ट होगा तो अच्छा है या खराब है, बताओ। सर अच्छा है, उससे अपने को वर्क कम करना पड़ेगा। ऑब्वियसली वर्क कम करना पड़ेगा, वेपर में जितना जल्दी कन्वर्ट हो जाएगा उसको जो कंप्रेसर वर्क है वो कम हो जाएगा। ठीक है, वॉल्यूम ज़्यादा होगा तो हीट को एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी ज़्यादा होगी, वॉल्यूम ज़्यादा होगा तो। नेक्स्ट इज द लेटेंट हीट ऑफ द वेपोराइजेशन ऑफ रेफ्रिजरेंट शुड बी हाई। ये ज़्यादा होना चाहिए, वेपोराइजेशन ऑफ रेफ्रिजरेंट ये ज़्यादा होना चाहिए। एक्चुअली में ये जितने भी प्रॉपर्टीज़ हैं, ये मैं जब VCRS पढ़ाता तो उस समय ज़्यादा समझ में आता। ठीक है, अभी के लिए ये आप बस देख लो ध्यान से, बाद में ये पॉइंट हम फिर से रिकॉल करेंगे और ये पॉइंट फिर से लेके आएंगे और फिर देखेंगे हम लोग। VCRS में जो ग्राफ है वो मैंने डोम जो बताया था हम लोग को, ये वेपर है, ये लिक्विड है और ये V+L है। ठीक है, इसमें कैसे कन्वर्ट हो रहा है, लेटेंट हीट कहाँ है, लेटेंट हीट ज़्यादा क्यों होनी चाहिए, ज़्यादा होगा तो क्या फ़ायदा है, कम होगा तो क्या फ़ायदा है, ये सब हमको पता चलेगा। ठीक है, नेक्स्ट इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द रेफ्रिजरेंट शुड बी लो। फ्रीजिंग पॉइंट कम होना चाहिए, कम, जितना ज़्यादा कम होगा वो आइस में कन्वर्ट हो, पता चला रेफ्रिजरेंट ही आइस में कन्वर्ट हो गया अगर फ्रीजिंग पॉइंट ज़्यादा है तो। समझ में आ रहा है, जैसे आइस है, वाटर है, वाटर की अगर फ्रीजिंग पॉइंट -10 डिग्री सेंटीग्रेड होती तो ज़्यादा आसान होता उसको आइस में कन्वर्ट करना या मुश्किल होता है अगर फ्रीजिंग पॉइंट -10 होता तो, बताओ। मुश्किल होता, आसान नहीं होता, आसान नहीं होता। तो फ्रीजिंग पॉइंट जितना ज़्यादा माइनस में आएगा, रेफ्रिजरेंट पता चला सॉलिड में कन्वर्ट हो गया तो पाइप में फ्लो कैसे करेगा। आइस का बनने का मतलब क्या है, सॉलिड बन जाना। सॉलिड जैसे बनेगा वो पाइप में फ्लो कैसे करेगा, फ्लो करेगा तो साइकिल फ्लो नहीं करेगा तो साइकिल वो ब्रेक हो जाएगी, राइट। तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट इज, देखिए तो ये हमारे पास कुछ पॉइंट्स हैं जो हमको देखने हैं, ये और ये तीनों देखने हैं। The pressure in the condenser and evaporator should be more than atmospheric pressure at a certain extent।
अब ये प्रेशर हो चाहे कहीं भी का भी प्रेशर हो, वो किससे ज़्यादा होना चाहिए? प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज़्यादा होना चाहिए, मोर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जो रेफ्रिजरेंट हर पाइप में इधर उधर फ्लो कर रहा है, 4 जगह है हमारे पास, मैंने लास्ट क्लास में बताया था 4 जगह कौन कौन सी हैं इंपॉर्टेंट, 4 components of the refrigerator or refrigerating system. सर फ्रीजर, कंप्रेसर, कंडेंसर और कंप्रेसर, कंडेंसर, एक्सपेंशन डिवाइस, इवेपोरेटर सॉरी। इवेपोरेटर, उसके बाद आता है कंप्रेशर, उसके बाद आता है कंडेंसर, कंडेंसर, उसके बाद आता है एक्सपेंशन डिवाइस। एक्सपांस। एक्सपेंशन डिवाइस, ओके। तो ये फ्लो ऐसी होती है रेफ्रिजरेंट की, ठीक है। तो ये बोला जा रहा है कि जो इवेपोरेटर पाइप्स हैं और कंडेंसर पाइप हैं, ये पाइप नहीं है ये जो आपको बताया था, जो फ्रिज के अंदर जो चिलर सेक्शन है या फिर फ्रीजर सेक्शन है, उसमें जो पाइप है जो प्लेट से दोनों तरफ से सैंडविच की गई है, तो उसमें पाइप है, और कंडेंसर में भी पीछे पाइप है। बाकी ये दोनों पाइप नहीं है, कंप्रेसर पाइप नहीं है। कंप्रेसर जो पिस्टन और सिलेंडर जैसा सिस्टम है, पिस्टन और सिलेंडर जैसा, उसमें कंप्रेशन होता है, वैसे इसमें भी होता है। एट द सेम टाइम वहाँ पे ओपन कर दिया जाता है, जैसे कंप्रेस हुआ ओपन करके फ्लो करा दिया जाता है, ठीक है। तो ये दोनों पाइप नहीं है, तो ये जो दोनों पाइप हैं, इन दोनों पाइप में, उसके बाद ये पाइप से ही कंप्रेसर में जाएगा, ध्यान रहे, ये पाइप से ही कंप्रेसर में जाएगा, लेकिन कंप्रेसर इटसेल्फ इट इज नॉट अ पाइप। इवेपोरेटर पाइप के ऐसे पाइप हैं, कंडेंसर भी ऐसे ही पाइप है, वर्टिकल या जो भी हॉरिजॉन्टल पाइप मांगे। इन पाइप में जो फ्लो होगा रेफ्रिजरेंट, उसमें प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज़्यादा होना चाहिए। कम होगा तो बाहर का जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो इसको प्रेस करेगा, और बाई चांस इसके मटेरियल कुछ कमज़ोर हैं, तो उसके अंदर एटमॉस्फेरिक एयर इंसर्ट कर जाएगा, और रेफ्रिजरेंट के साथ मिक्स हो जाएगा, उसकी प्रॉपर्टी पूरी की पूरी खराब हो जाएगी, ओके। नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ रेफ्रिजरेंट। टाइप्स ऑफ रेफ्रिजरेंट, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी एंड सेकेंडरी, प्राइमरी का मतलब है, प्राइमरी रेफ्रिजरेंट का मतलब है refrigerants which are directly to be used for refrigeration. refrigeration मतलब कूलिंग सिस्टम, ओके। सेकेंडरी का मतलब है, सेकेंडरी देखिए सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट क्या है। सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट डायरेक्टली यूज नहीं किया जाता रेफ्रिजरेशन के लिए, सेकेंडरी को प्राइमरी रेफ्रिजरेंट की हेल्प से, प्राइमरी रेफ्रिजरेंट के रेफ्रिजरेशन इफेक्ट की वजह से सेकेंडरी को ठंडा किया जाता है पहले, फिर सेकेंडरी जाके दूसरे सिस्टम को, सपोज कोई भी चीज़ कोई सिस्टम है, सपोज वेजिटेबल्स है, उसको ठंडा करना है, तब जाके वो सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट को यूज़ किया जाता है। इसका मतलब जो सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट है वो उतना ज़्यादा पावरफुल नहीं है। सेकेंडरी जो रेफ्रिजरेंट है मोस्टली यूज़ किया जाता है वहाँ पे जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी कम है, तो सोलर पैनल से, सोलर एनर्जी से यूज़ करके इस सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट को यूज़ किया जाता है। अब सोचेंगे यार सोलर पैनल से ठंडी चीज़ को कैसे बनाया जाता होगा, ठंडी कैसे की जाती होगी। अच्छा, कोई किसी ने अभी तक पूछा नहीं कि रेफ्रिजरेंट को पहले ठंडा कर रहे हैं, फिर गर्म कर रहे हैं, फिर ठंडा कर रहे हैं, फिर गर्म कर रहे हैं, हम ठंडा ही रहने देते हैं। ठंडा जैसे ही उसने हीट लिया, उसका टेम्परेचर राइज नहीं किया होगा। ये क्वेश्चन भी तभी आना चाहिए वैसे तो जब हम वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम पढ़ेंगे, अभी इसकी खास ज़रूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? एनी डाउट प्लीज? सर एक बार सेकेंडरी वाला वापस से बता दें। सेकेंडरी, प्राइमरी समझ में आ गया? यस सर। प्राइमरी क्या था बताओ, फिर से तुम बताओ। कूलिंग के लिए हम डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं, मतलब जो रेफ्रिजरेंट जो पाइप्स है उनको अपन डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं कूल के लिए। यस,
तो प्राइमरी के कुछ एग्जांपल मैं लिख दे रहा हूँ पहले। जैसे अमोनिया होता है, अमोनिया है, CO2 है, CO2 लिक्विड CO2, और कई सारे हाइड्रोकार्बन्स हैं, कई सारे हाइड्रोकार्बन्स हैं जिसका नाम अभी हम लोग देखेंगे। ठीक है। और जो सेकेंडरी है, सेकेंडरी द रेफ्रिजरेंट्स विच आर इनिशियली कूल्ड बाय प्राइमरी रेफ्रिजरेंट्स एंड देन दे आर यूज्ड फॉर कूलिंग आर नोन एज सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट। Secondary refrigerants are initially cooled by initially cooled by primary refrigerants, primary refrigerants, and then they used for refrigeration process. Okay. Sir. Okay. The examples for secondary refrigerants are water and brine solution. Brine का मतलब है salted water, या फिर मैं ऐसे लिख रहा हूँ NaCl प्लस वाटर। एग्जाम्पल है, ये सॉल्ट जरूरी नहीं कि हमेशा सोडियम क्लोराइड होगा, पोटेशियम क्लोराइड भी सॉल्ट है। ठीक है। ओके। HC का मतलब क्या है? हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन्स। मैं पूरा लिख देता हूँ उसको, हाइड्रोकार्बन्स। अब आपको पता होगा हाइड्रोकार्बन्स कई तरह के होते हैं, सिंगल बॉन्डेड, डबल बॉन्डेड, ट्रिपल बॉन्डेड। ठीक है। तो सिंगल बॉन्डेड को कौन सा हाइड्रोकार्बन बोलते हैं? एल्केन। एल्केन। आपने सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड सुना होगा? नहीं सुना? कोई बात नहीं। चलिए देखते हैं नॉमनक्लेचर, अभी हम लोग समझ में आ जाएगा सर। नॉमनक्लेचर ऑफ रेफ्रिजरेंट्स, नॉमनक्लेचर ऑफ रेफ्रिजरेंट्स। व्हाट इज कैपिटल C? कार्बन, कार्बन। कैपिटल H? हाइड्रोजन, कैपिटल F? फ्लोरीन, कैपिटल Chlorine. Cl? क्लोरीन। राइट। Chlorine. तो मोस्टली जितने भी आपने कल एक स्टूडेंट ने बोला CFC, CFC का मतलब है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। उसमें क्लोरो फ्लोरो कार्बन मतलब कार्बन है, सॉरी, क्लोरो मतलब क्लोरीन है, फ्लोरो मतलब फ्लोरीन है, और कार्बन है। हाइड्रोजन भी है, अब हम उसको बोल रहे हैं कि हाइड्रोकार्बन है। हाइड्रोकार्बन है तो हाइड्रोजन होगा। ठीक है। हाइड्रोजन नहीं भी होगा तो भी उसको हाइड्रोकार्बन ही बोलेंगे, क्योंकि वो हाइड्रोजन को हटा के ही बना होगा। ठीक है। तो दो तरह के हैं हमारे पास रेफ्रिजरेंट्स। फर्स्ट वन इज फर्स्ट वन इज सैचुरेटेड, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, सिंगल बॉन्डेड। सैचुरेटेड का मतलब है सिंगल बॉन्डेड। जितने भी सिंगल बॉन्डेड हाइड्रोकार्बन्स हैं और नोन एज सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है। ये NMPQ, ये क्या है? नंबर ऑफ कार्बन। स्मॉल n क्या है? नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स। स्मॉल p क्या है? नंबर ऑफ फ्लोरीन्स। स्मॉल q क्या है? नंबर ऑफ क्लोरीन्स। ठीक है। अब नाम देखिए कैसे लिखा जाता है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। आपको पता है रेफ्रिजरेंट कभी देखा होगा, मैंने यहाँ पे जो इमेज दिखाया था आपको, ये ऐसे ही लिखा रहता है R134A। यहाँ पे कई बार आर हटा दिया जाता है क्योंकि पहले से पता है ये रेफ्रिजरेंट है, तो ये हटा दिया इस कंपनी ने, 134 है। बट R22 R12 ये सब लिखा रहता है रेफ्रिजरेंट्स में। तो जो नॉमनक्लेचर है, नॉमनक्लेचर इसके लिए, तो इसका जो फॉर्मूला बन जाता है सैचुरेटेड के लिए, R, ध्यान से देखिएगा, R M-1 N+1 एंड P, M-1 N+1 P। ठीक है। अब क्यू नहीं है आपके पास, क्यू पता ही नहीं है तो क्लोरीन तो पता ही नहीं चल पाएगा क्लोरीन कितना है इसमें। ठीक है। उसके लिए फॉर्मूला है, दैट इज N+P+Q इक्वल्स टू 2M+2। ओके।
फर्स्ट इक्वेशन एंड दिस इज सेकेंड इक्वेशन। ये तो नाम बताने के लिए है और ये किसके लिए है? क्यू फाइंड करने के लिए। ये फॉर नेमिंग या कोडिंग, कोड 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 फॉर्म में है ये। आपको अगर R12 लिखा हुआ, R22 लिखा हुआ है तो कौन सा है ये आपको पता होना चाहिए। तो कैसे पता करेंगे? ये सब की वैल्यू पता होनी चाहिए। ठीक है, अब आप आपको ध्यान से देखिएगा, जैसे m की वैल्यू पता चल जाएगी, आप क्या रख दोगे यहाँ पे? c के साथ m रख दोगे। ठीक, अब मैं एग्जांपल लेता हूँ R22 का, एग्जांपल फर्स्ट R22। अब ये बताइए कि m की वैल्यू क्या है, n की वैल्यू क्या है, p की वैल्यू क्या है, q की वैल्यू क्या है फॉर दिस रेफ्रिजरेंट R22। कौन सा कंपाउंड बनेगा ये? केमिकल कंपाउंड कौन सा बनेगा? सोच पा रहे हैं या नहीं सोच पा रहे हैं? मैं बताऊं, प्लीज टेल मी। अटेम्प्ट कर रहा हूँ। देखो, जो फॉर्मेट है लिखने का वो ऐसा है, R के बाद m-1 आना चाहिए, n+1 और p आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे m-1 की जगह कौन है? 2 n+1 की जगह पे कौन है? 22। n+1 की जगह 22 है। m-1 इक्वल टू 22 और n+1 0। और p? p भी 0। ये मतलब ऐसे ही बोल रही हो या कुछ सोच के बोला है? सर वो ऑर्डर फॉलो करने को कहा था आपने तो। बेटा यहाँ पे लिखा है 22। ठीक है, 22 लिखा हुआ है। 22 कैसे लिख सकते हैं? 0-22 लिख सकते हैं ना। 0 की जगह कौन है? m-1। इस 2 की जगह कौन है? n+1। इस 2 की जगह कौन है? p। ऐसे करना है। 22 को 2 लिख सकते हो क्या? नहीं, ये तो 220 हो जाएगा, 220। राइट, आ रहे बात समझ में? तो m-1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? m-1 इक्वल्स टू 0, सो m इक्वल्स टू 1। n+1 की जगह पे क्या है? 2। n इक्वल्स टू 1। ठीक है, p की जगह पे क्या है? 2। p तो 2 ही हो जाएगा। उसके बाद q की वैल्यू पता नहीं है तो सेकंड वाले फार्मूले में रखेंगे। n की वैल्यू कितनी आई है? 1। p की वैल्यू कितनी आई है? 2। q की वैल्यू निकालनी है, इक्वल्स टू 2 इंटू m की वैल्यू कितनी है? 1 + 1 2। ओके, उनसे 2 कैंसिल हो गया। q की वैल्यू क्या आ गई है? 1। ओके, सही है। m की वैल्यू है आपके पास, n की वैल्यू है आपके पास, p की वैल्यू है एंड q की वैल्यू है। सो यू कैन राइट सर पी की वैल्यू फॉर्मूला 2 है तो C मल्टीप्लाई नहीं होगा? H, क्या कह रहे हो? सर पी की वैल्यू 2 है तो वो मल्टीप्लाई नहीं होगा n+1 से? कहाँ पे भाई? ये केमिकल फार्मूला निकालने का एग्जांपल है। R22 ये कंपाउंड कौन सा है? ओके सर एक बार वापस समझा देना, मुझे समझ में नहीं आया। कहाँ से समझ में नहीं आया बेटा? सर पूरा जो स्टार्ट से यहाँ से, कंफ्यूजन है। नहीं सर, ये वो आपने फॉर्मूला जहाँ से बताना। यहाँ से। हाँ सर। देखिए बेटा, किसी भी रेफ्रिजरेंट, हर एक रेफ्रिजरेंट एक हाइड्रोकार्बन है। ठीक है, जो हम लोग प्राइमरी रेफ्रिजरेंट की बात कर रहे हैं, प्राइमरी रेफ्रिजरेंट, सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट नहीं है। प्राइमरी रेफ्रिजरेंट मोस्टली हाइड्रोकार्बन के ही बने होते हैं। तो हाइड्रोकार्बन में फ्लोरीन और क्लोरीन भी आ सकते हैं ना, हाइड्रोजन को हटा के, पता है ना। CH4 है, मेथेन है, अगर इसमें रिएक्शन कराया जाए तो हाइड्रोजन हट के कुछ Cl आ गया और 3 H बचे रह जाएंगे। ऐसे हो सकता है ना। ये भी क्या है? हाइड्रोकार्बन हैं। तो हमने दे दिया कि कार्बन अगर जितने कितने हैं, m है स्मॉल m, हाइड्रोजन कितने? स्मॉल m, f फ्लोरीन कितने हैं? स्मॉल p, एंड क्लोरीन कितने हैं? q। ठीक है, नंबर्स हैं ये, राइट। लेकिन ये कितने हैं, कैसे निकालेंगे हम? तो
हमें पता है कि रेफ्रिजरेंट जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के जो रेफ्रिजरेंट्स हैं सिंगल बॉन्डेड, उनके जो नंबर्स होते हैं हम ऐसे लिखते हैं, जो मार्केट में अवेलेबल होते हैं ऐसे लिखा रहता है R22, R12, R23, जितने भी लिखे रहते हैं आपको उसके अकॉर्डिंग बताना है कि उसका केमिकल फार्मूला क्या होगा एक्चुअल में। या उल्टा भी बोला जा सकता है कि केमिकल फार्मूला अगर ये है तो आप बताओ कौन सा रेफ्रिजरेंट है, आर के टर्म में बताओ। ओके, तो ये दिया हुआ है कि आर के साथ M-1 लिखा होगा, मल्टीप्लाई नहीं है, ये सिर्फ वैल्यू है अलग अलग, मल्टीप्लाई नहीं है, ये मल्टीप्लाई पता नहीं कौन कर रहा है। 2 के साथ 2 मल्टीप्लाई कर दोगे क्या 4 हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई नहीं करना है, हर एक टर्म्स का एक मतलब है। तो M-1 उसके बाद N+1 होना चाहिए, उसके बाद P होना चाहिए, ठीक है। तो हमारे पास जब R22 का एग्जाम्पल आया तो यहाँ पे हम 0 मान सकते हैं ना, 0 है यहाँ पे, जिसने पूछा बताओ हाँ या ना। यस सर। तो 0 के जगह पे क्या लिखा हुआ था जनरल फार्मूला में, M-1, ठीक है। और 2 की जगह पे क्या लिखा हुआ है, N+1। N+1 इस 2 की जगह पे क्या लिखा हुआ है, P लिखा हुआ है, P लिखा हुआ। ठीक है। तो ये सारी वैल्यूज रखोगे तो आपको N और P की वैल्यू पता चल जाएगी। अब Q की वैल्यू पता करनी, Q की वैल्यू क्यों पता करनी, पता करना है ना कि क्लोरीन कितना है, ये भी तो पता करना है। यस सर। इन तीनों चीजें तो पता चलेगा, कार्बन कितना है, हाइड्रोजन और फ्लोरीन कितना है, लेकिन क्लोरीन का नहीं पता चल रहा है। क्लोरीन का किससे पता चलेगा, यहाँ से, ये क्लोरीन, ये क्या है, क्लोरीन है। और क्लोरीन अभी मैं बताऊंगा कि ओजोन लेयर डिप्लीशन कैसे होता है, ठीक है। तो ये क्लोरीन समझ में आ गया। क्लोरीन निकालने के लिए सेकंड इक्वेशन वही तो कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, क्लोरीन की वैल्यू भी आ चुकी है हमारे पास। तो अब मैं लिख रहा था फॉर्मूला CHF&Cl, बताओ कितना कितना वैल्यू है, कार्बन कितना है 1 है, हाइड्रोजन कितना है 1 है, क्लोरीन कितना है 2 है, क्लोरीन कितना है 1 है। एक। तो इसको लिख सकते हैं ना CHF2Cl, लिख सकते हैं कि नहीं। यस सर। तो ये केमिकल यस फार्मूला, सर। ठीक है, ये केमिकल फार्मूला है। ओके सर। अब ये बताइए, आपको दूसरा एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, आप लोग बताओगे कि कौन सा ये रेफ्रिजरेंट है, रेफ्रिजरेंट के टर्म में बताना है। अब मैं केमिकल फार्मूला दे रहा हूँ CH3Cl, बताओ बताओ क्या है, आर के बाद क्या आएगा, यहाँ पे नंबर क्या होगा, क्या होगा बताइए जल्दी से आप, एग्जाम्पल नंबर 2। R4। हाँ हाँ, 4। इतना जल्दी तो मैं सोच नहीं पा रहा हूँ, आपने कैसे सोच रहे हैं, सर R2 R02। कैसे निकाल लिए सारे वैल्यूज आपके, सर R130। R130, R130, I don't know how all of you are calculating this। अच्छा, M-1 कितना है, 1 के बराबर है कि नहीं, है या गलत है, यस बोल रहा है कोई। M की जगह पे कौन कितना है, 1 है, N की जगह पे क्या है 3 है, 3। F कितना है, फ्लोरीन कितना है 0, P इक्वल टू 0 है, Q कितना है 1 1। 1 है। और रेफ्रिजरेंट को हम लिखते कैसे हैं, R M-1 N+1 एंड P, ठीक है। तो R M-1 कितना होगा 0, N+1 कितना होगा 4। 4, P कितना है 0, R004, किसने बोला था ये R004, R004, नहीं, P की जगह पे क्या रखना है, R40। हाँ R40, करेक्ट, R40, जो R040 आएगा तो इसको लिख सकते हैं हम R40, राइट।
ठीक है, मतलब m-1 कितना है 0, n+1 कितना है 4, p कितना है 0। तीसरा एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 3। इसका बताइए। आर की जगह पे यहाँ पे क्या होगा? R23। R23। और कोई पता है जल्दी से? R23 आ रहा है क्या? यस यस सर। सर। सर R23। ओके गुड। सर R230, सॉरी सर। R230 सॉरी सर, 023 है या 230 है? R023। 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 R230। देखो R230 भी बोल रहा है कोई। m-1 कितना है? सॉरी m कितना है 1, सर 1। n कितना है 1, p कितना है 3, q कितना है 0। हमें r कैसे लिखना होता है? m-1, यहाँ पे m-1 आना चाहिए, यहाँ पे n+1 और यहाँ पे p। तो m-1 इज 0 0, n+1 इज 2। तो एंड p की जगह पे 3, R023 है, पहले R230 निकालें। सही है, जिसका गलत आ रहा था वो समझ गया। यस सर। ओके, आगे समझ में? आगे बच्चों, यस सर। यस यस सर। सर। यस सर। नेक्स्ट पे चले हम लोग। अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड हो गया, नेक्स्ट इज अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड मतलब कितने बॉन्ड्स होते हैं इसमें? डबल और ट्रिपल। डबल और ट्रिपल। अनसैचुरेटेड डबल। हाइड्रोकार्बन्स, डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, अब मतलब यहाँ पे कार्बन एक से ज़्यादा होंगे, होंगे कि नहीं? कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होना चाहिए ना, क्यों? यस सर। तो इसके लिए फॉर्मूला नोट करेंगे। इसके लिए आर, इसमें पहले से एक 1 आ जाता है, ठीक है, इसके बाद सेम होता है सब कुछ, n-1, n+1, आर, इसमें 1 पहले से ही होता है, m-1, n+1 and p, and the formula to calculate the number of chlorines in the compound, it will be changed like n plus p plus q equals to 2m। वहाँ पे क्या था? 2m+2। 2m+2, बस यहाँ पे 2m। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन। दिस इज टू फाइंड आउट q, दिस इज टू फाइंड आउट नॉमेनक्लेचर। ठीक है, नॉमेनक्लेचर के लिए। ठीक है, एग्जांपल लें हम लोग। एग्जांपल 1, एग्जांपल फर्स्ट इज C2 H2 F3Cl। बताओ क्या होगा इसका आर नंबर? आर नंबर क्या होगा? ध्यान रहे इसमें 1 पहले से ही है,
R1133. R1133 R1133 चेक करते हैं हम लोग। तो m इक्वल्स टू 2, n इक्वल्स टू 2, p इक्वल्स टू 3 एंड p इक्वल्स टू 1। तो R1 तो पहले से ही होगा, m-1 का मतलब है 1, n+1 का मतलब है 3 और p के मतलब है 3। R133 इज करेक्ट आंसर। ओके एक एग्जांपल मैं बताने वाला हूँ, एक सेकंड होल्ड कीजिए, एक सेकंड। एग्जांपल सर नंबर एक डाउट है सर, फर्स्ट वाले में। हाँ जी बोलिए। सर ये क्वेश्चन गलत है सर। अपन ने, हाँ सर, अपन ने n प्लस पी प्लस क्यू इक्वल्स टू 2m का आ रहा है इसमें, 3m आना चाहिए यहाँ पे। क्या फर्स्ट वाले एग्जांपल में n प्लस पी प्लस क्यू इक्वल्स टू 2m सेटिस्फाई कहाँ कर रहा है? सर इसके अंदर क्या होता है, कार्बन 4 बॉन्ड बनाएगा तो 2 H होंगे, और मान लो 2 फ्लोरीन अटैच हुए और 2 तो डबल बॉन्ड हो गए, तो सर ये बॉन्ड ज्यादा कैसे बना अच्छा रहा है? ये गलत है क्या? यस सर, ये क्वेश्चन गलत है सर। एक सेकंड बनाते हैं, देखते हैं। डबल यस बॉन्ड है, सर, एटम्स ज्यादा है। सपोज H एक यहाँ पे आ गया, एक H यहाँ आ गया, हाँ, कैसे भी लगा दो। एक Cl आ जाए, एक F आ अब जाए 2 यहाँ पे, फ्लोरीन एक्स्ट्रा है दो सर, ये ज्यादा हो फ्लोरीन, रहे हैं ना सर, 1 2 3 4 1 2 3 4, ये 5 हो रहे हैं 2 इसके। कार्बन, 2 हाइड्रोजन एंड F3 3 होना चाहिए, 2 होना चाहिए, सही। यहाँ 2 होना चाहिए, राइट। अब सही है? सर नहीं, ये एक और होगा F4 ना, हटेगा सर। सही तो है यार। सर 5 बॉन्ड नहीं होंगे ना सर कार्बन के। हाँ सही, अरे ये हम लोग गलत कर रहे हैं, सही सही सही। गुड 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 गुड, वेरी गुड। मतलब ये फार्मूला ही गलत लिखा था हमने, वेरी गुड। तो क्या फार्मूला होना चाहिए? C2H2FCl, ठीक है? अब सही है, इसको करो, यस सर, सही है। इसको कीजिए यार। सर 01131। R R1131. R1131 R1133. 1131। Yes sir. 1131, ठीक है। इसको ये भी लिखते हैं R131। 1 हमको पता है, 1 पहले से भी है,
क्या हुआ कि बहुत सारे रेफ्रिजरेंट बनने लगे, तो इसका नंबर इंक्रीज करने के लिए पहले 0 था यहाँ पे, फिर एक इंक्रीज किया, जैसे हमने यहाँ पे 1 लगाने लगे तो नए टाइप के रेफ्रिजरेंट बनने लगे। तो कई बार इसको ऐसे लिखा जाता है कि ये 1 ना रहे, यहाँ पे ए लिख दिया जाता है, A131 ऐसे लिखा जाता है। तो जैसे हमने ये बाय डिफ़ॉल्ट बोला 1 है, तो यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, ये कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है कि क्या लिख रहा है यहाँ पे, RA लिख सकता है, 1 भी ले सकता है, तो ये 1 है, A है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो 131 भी आंसर करेक्ट है, ओके। तो एक नेक्स्ट एग्जांपल है 114, R114, एग्जांपल नंबर 2, R114, इसका निकालिए। अब आप ये क्या, ये है M-1, ये है M-1, ध्यान रहे वो साइलेंट है, जो 1 मैंने बोला वो साइलेंट है। N+1, ये है P, क्या आएगा? C2F4. सर C2F4। C2F4। C2F4 क्या माना है, एक सेकंड। अच्छा, एक यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन है, एक मिनट देखते हैं हम लोग। क्या रहा है आपके पास? C2F4, आपने क्या माना है? 1 को किसको माना है? M-1। यहाँ पे 1131 तो सही था। अच्छा, इसको मैं ऐसे लिखूँ अगर, यहाँ पे कैसे C2F4 आ रहा है सबका? यस सर। Yes, sir. M-1 आपने माना है 1 यस को, सर। तो M=2, N+1 आपने माना है 1 को, so N=1 and P=4, N=0। N=0, yes, F= chlorine=4, 4. 4 है, तो C2F4। आप लोग एक बार इसका निकालिए जरा, R140 का, R140। C2H3। क्या? C2H3Cl। C2H3, H3। C2H3, Cl, Cl भी होगा, Cl भी होगा। Yes, sir. C2H3. One more example, just try this one. C2Cl2F4, ये सही है या गलत है? गलत है सर। गलत है। यस सर। सिंगल बॉन्डेड होगा तो सही है ना? सर इसमें एक फॉर्मूला होता है CnH2n+2, वो होता है एल्केन के लिए। एक फॉर्मूला होता है CnH2n, वो होता है डबल बॉन्ड के लिए, और एक होता है CnH2n-2, वो होता है ट्रिपल बॉन्ड के लिए। तो ये फॉर्मूला सेटिस्फाई नहीं कर रहा। हाँ ठीक है, वो केमिस्ट्री वाला है, लेकिन इसमें ये सही नहीं है क्या? ये C अगर ऐसे सिंगल बॉन्डेड हो जाए सर ये चल तो केमिस्ट्री रही है ना सर, आप चला बेटा, चल रही- मैकेनिकल में होगा। अरे बेटा सुनो, बात सुनो, पागल मत हो जाओ। ये सही नहीं है क्या? सर जब Example अनसेचुरेटेड है तो आप सिंगल बॉन्ड कैसे रख सकते हैं? जब आप अनसेचुरेटेड का क्वेश्चन करा रहे हैं तो डबल बॉन्ड आना चाहिए ना सर। सिंगल बॉन्डेड का है क्वेश्चन, सिंगल बॉन्डेड का क्वेश्चन करो। फिर सही है सर।
सर R114। R114 R114। अब यहाँ पे ये वन ऐसा नहीं, वन देख के जैसे R114 मैंने बोल दिया ये एक रेफ्रिजरेंट है, तो ये वन देख के ऐसा नहीं बोल देंगे कि ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, ये डायरेक्ट नहीं बोल देंगे। ओके सर ओके हाँ जी। सर है ना, फिर एग्जाम में लिखा हुआ आएगा क्या कि ये सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड है? फिर Yes. हमें कैसे पता चलेगा कि वन लेना है या नहीं? एग्जाम में लिखा होगा, एग्जाम में लिखा होगा, ठीक है। सैचुरेटेड रेफ्रिजरेंट और अनसैचुरेटेड रेफ्रिजरेंट विल बी गिवन और प्रोवाइडेड और मेंशन्ड। सर एग्जाम्पल नंबर 4 वापस से बताना। एग्जाम्पल नंबर 4, ये सी के साथ कितना है 2, 2 का मतलब क्या है m, h कितना है 0, मतलब n क्या है 0, ठीक है। फ्लोरीन कितना है 4, फ्लोरीन कितना है 2, ठीक है। R हमारा क्या होता है, अब ये सिंगल बॉन्डेड है, आपको ये लिखा हुआ है केमिकल फार्मूला, तो ये 2 लिखा हुआ है ना, तो यहाँ तो पता है कि पहले से ही कि कितने कार्बन होने चाहिए। अगर सिंगल बॉन्डेड है तो कितने कार्बन होने चाहिए, सॉरी कितने एटम्स होने चाहिए, बाकी 2 कार्बन है तो 6 कार्बन होने, 6 अदर एटम्स होने चाहिए। केमिकल फार्मूला ये इसका जो स्ट्रक्चर है वो बना सकते हैं ना आप। 2 कार्बन है तो कैसे बैलेंस होगा, 6 अदर एटम्स होंगे तभी हो गया ना। तो ये क्या, ये फार्मूला अगर मैं दे दूं तो यहाँ पे बताने की जरूरत है क्या हमको कि सैचुरेटेड है कि अनसैचुरेटेड है, बताओ। अगर ये फार्मूला दे दिया जाए आपको तो आपको बताने की जरूरत है क्या कि सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड है? नो सर। नो सर। तो यहाँ पे देने की जरूरत नहीं है, तो हमें फार्मूला पता है कि C2 है, C2 है तो 6 एटम होंगे, अगर ये डबल बॉन्डेड होगा तो 4 ही एटम होंगे, होंगे कि नहीं? तो ये फार्मूला रख के आप निकाल सकते हो, ये 114 आएगा। ये सिंगल बॉन्डेड का क्वेश्चन था। मैं ये बताना चाह रहा था कि जैसे जैसे कार्बन का जो ये रेफ्रिजरेंट है उसमें क्लोरीन अगर बढ़ती जाती है तो जो ओजोन लेयर है, ओजोन लेयर में क्या है, ओजोन है, ओजोन क्लोरीन के साथ रिएक्शन करके ClO बनाता है, एक कंपाउंड ClO बनाता है, जिसकी वजह से यहाँ पे O2 फॉर्म होता है। O2 फॉर्म होता है, O2 जो है एटमॉस्फेयर में मिल जाता है, तो जो O3 है बहुत ही रिएक्शन फास्ट होती है, इसकी वजह से O3 कम होने लगता है, ठीक है। ऑक्सीजन बनता जाता है, ये एनवायरनमेंट में चला जाता है, और ClO बनता रहता है। ये ClO बनता है, ये भी एक कंपाउंड है, गैसियस कंपाउंड है, ये भी निकलता रहता है। तो ये इसका जो एक बॉन्ड का टूटने की वजह से ऑक्सीजन का बनना और ClO का बनना इज हार्मफुल फॉर ओजोन, इज सपोर्टिंग ओजोन डिप्लीशन। तो ये क्लोरीन की मात्रा को कम किया जाता है। तो धीरे धीरे जैसे जैसे रेफ्रिजरेंट और भी आते गए, उसमें जैसे CH Cl3 है, ये ClF2 है, CHCl को 0 कर दिया, F3 लगा दिया, F3 हो गया। तो जैसे जैसे कार्बन कम हो रहा है उससे वैसे O3 का डिप्लीशन कम होगा, O3 डिप्लीशन रिड्यूसेस, जैसे जैसे क्लोरीन कम होगा, ठीक है। इसलिए हम लोग कहते थे कि CFC या फिर जो भी ये गैस है ये हार्मफुल है O3 के लिए। वो आपके डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर की वजह से नहीं है। यहाँ जो रेफ्रिजरेंट्स जहाँ पे बनाए जा रहे हैं, प्रोडक्शन हो रहा है इनका, वहाँ पे बाहर निकलती हैं, वहाँ पे वो गैसेस लीक की वजह से नहीं, हैंडलिंग की वजह से, ट्रांसपोर्टेशन की वजह से वहाँ से निकलती रहती है वो गैस। तो वो गैस निकल के वो जाके डिप्लीट करती है ओजोन लेयर को, ना कि आपका डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर डिप्लीट करता है। तो इसका जो प्रोडक्शन है उसी की वजह से डिप्लीशन हो रहा है ओजोन लेयर का, ठीक है। इसलिए बोला जा रहा है कि इसकी प्रोडक्शन की कम किया जाए या फिर हम उसके एक रिप्लेसमेंट की तैयारी करें
मतलब क्लोरीन को धीरे धीरे कम करें और ये बनाएं हम लोग, सिर्फ हाइड्रोफ्लोरोकार्बन बनाएं, वो वाले हाइड्रोकार्बन हम यूज़ करेंगे फॉर डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर। तो आप लोग इन तीनों का ये जो CHCl3, CHClF2 एंड CHF3, इन तीनों के आप आर नंबर बताएंगे आप लोग इन द क्लासरूम। जो क्लास नोट्स मैं भेजूंगा उसी में आपको कमेंट्स में इन तीनों के आर की वैल्यू बतानी है। ओके, समझ में आया क्या करना है आपको? यस सर। एनी डाउट? एनी डाउट? No doubt so far. Can we leave now? Thank you all. थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर।